नमस्कार श्रोतागण, डियर लर्नर्स, आप हमें सुन पा रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो केंद्र हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम पर। मैं तरुण नेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन में कार्यरत हूँ। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर सतीश चंद्रा, जो RBTTI बरेली में कार्यरत हैं। इनके पास एक लंबा अनुभव है स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में, और एजुकेशन की फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में बहुत लंबा अनुभव है। और इसके साथ साथ मेरे साथ हैं स्मृति लौसाली, जो स्पेशल एजुकेटर है निर्मला कॉन्वेंट स्कूल हल्द्वानी में, और इसके साथ साथ ये एज अ काउंसलर भी जॉब कर रही हैं पिछले कई वर्षों से, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के साथ कई वर्षों से। चलिए, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप सभी के बीच आए हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन की समावेशी शिक्षा क्या होती है, इस पे बात करेंगे, और इसके अलावा कई और मुद्दों पे भी हम बात करेंगे। चलिए, मैं शुरुआत करता हूँ स्मृति जी आपसे। स्मृति, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, आप हमारे श्रोतागणों को उसके बारे में बताएं। धन्यवाद तरुण जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि यूनिवर्सिटी ने मेरे समक्ष ये प्रस्तावना रखी है, और आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम जब इंक्लूजन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में एक शब्द आता है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समावेशन, समावेशी, जिसका अर्थ है सभी के साथ और या फिर सभी एक साथ हों, जिसे हम बोलते हैं एजुकेशन फॉर ऑल। एक कोटेशन कही गई है जैसे, सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। जिस प्रकार से आप ये जानते हैं कि अलगाव प्रकृति के नियम से भिन्न है, इसी प्रकार हम किसी भी बच्चे को जो किसी भी प्रकार की बाधाओं से उसे मुक्त करके हम उसे कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा में उसे सम्मिलित करते हैं। अगर आप देखें, कहीं ना कहीं हम समावेशन तब भी कहते हैं अगर कोई भी विशिष्ट बालक है, चाहे उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी विशिष्टता हो, तो हम उसे जो है अलगाव महसूस नहीं करा सकते हैं, क्योंकि हर किसी को जो है शिक्षा का आप कह सकते हैं कि अधिकार है। और विभिन्नता के बाद भी, जो अलग अलग विभिन्नताएं हैं बालक में, उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो समावेशन में एक साथ आता है और अपनी शिक्षा को ग्रहण करता है। अगर हम कहें, कहीं ना कहीं उसे सपोर्ट की जरूरत है। अगर वो बच्चा जो है लर्निंग है या फिजिकल डिसेबिलिटी, किसी भी किस्म के चैलेंज को फेस करता है, तो हम उसे समझें, उसे जाने और पहचाने, और हम उसे समावेशित करें। इसी को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। स्मृति, मतलब जो कुल मिला के इंक्लूसिव एजुकेशन का जो मतलब ये रहा कि सभी को हमें शिक्षा देनी है और एक समान सबको लेना है, एक ही छत के नीचे बिना किसी भेदभाव के सबको हमने पढ़ाना है। तो यही इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब। जो हमारे साथ डॉक्टर सतीश चंद्रा जी हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा, सर जैसे NEP 2020 आया था, उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन पे क्या प्रोविजन थे, क्या क्या बातें उसमें कही गई थी, उसके बारे में आप हमारे श्रोतागणों को थोड़ा विस्तार से बताइए। जो NEP 2020 है, उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन को मेजर प्रोविजन या मुख्य प्रावधान है वो RPWD एक्ट 2016 के संदर्भ में ही है ज्यादातर, जो हमें जो देखने को मिलेंगे जब पढ़ेंगे उस पॉलिसी को। क्योंकि RPWD पे वैसे एक चर्चा भी कर चुके हैं, इससे पहले हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं। जो द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, उसमें बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जो या अनुशंसाएं हैं जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों या व्यक्तियों के लिए वहां पर प्रोविजन किए गए, उनके अधिकार, उनके शिक्षा, उनके रोजगार को लेकर के। तो शिक्षा संबंधी जो प्रावधान है वो जो है NEP में उसी तरीके से रिफ्लेक्ट होते हैं या उन्हीं के संदर्भ में यहाँ पर प्रोविजन किए गए। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि इसमें जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, उनको जो है एक कैटेगरी बनाया है, उसमें इनको शामिल किया है। इनको एम्फेसाइज करके स्पेसिफिक या यूनिक कैटेगरी की तरह नहीं रखा है। उस ग्रुप का नाम है सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित वर्ग का जो समूह है उसमें इनको शामिल किया। उसमें ST बच्चों को भी शामिल किया है, उसमें ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल किया, उसमें और कई माइनॉरिटीज हैं या और दूसरे संदर्भों में भी जो समुदाय या बच्चे या लोग पिछड़े हुए हैं उनको इस समूह में शामिल किया गया। तो पहला तो एक चीज यहाँ से बात आती समझ में कि ये एक कलेक्शन ऑफ ग्रुप डेवलप किया गया। दूसरा, RPWD एक्ट के संदर्भ में ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने ये बात कही है, एनेबलिंग मैकेनिज्म डेवलप करेंगे, यानी कि ऐसी प्रक्रिया, ऐसी क्रियाएं, ऐसी गतिविधियां या ऐसा वातावरण विकसित करेंगे जिससे एक्सेसिबिलिटी बढ़े, सुगमता बढ़े, ऐसे लोगों के लिए जो डिसेबिलिटी से ग्रस्त हैं, अक्षमता से ग्रस्त हैं, ऐसे बच्चों के लिए जो किसी अक्षमता से ग्रस्त हैं, उनके लिए ऐसा वातावरण,
ऐसी सेवाएं, ऐसी स्थितियां, ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे उत्पाद बनाए जाएं, इस पर उन्होंने फोकस किया कि वो आसानी से उसका उपयोग कर सके या आसानी से वो क्षमताओं पर, जो उनकी कौशल क्षमताएं हैं, जो उनकी क्षमता के हिसाब से आवश्यकता है, उनके हिसाब से वो आसानी से यूज कर सके, उनके एक्सेस में हो सके, उनकी एक्सेस में, यानी कि पहुंच बढ़े, चाहे वो शिक्षा संबंधी सेवाएं हों, चाहे वो यातायात संबंधी चीजें या बातें या उपकरण हो, चाहे दूसरे और प्रोडक्ट हो। इस तरीके से जैसे लिफ्ट में आप देखते हैं, आजकल ब्रेल में भी होता है, मेडिसिनल जो दवाई के रैपर्स में भी, कई उनमें दवाई की रैपर्स में भी ब्रेल में आने लगा, ऐसा लिखा गया, कहीं क्यूआर कोड लगे हुए हैं, क्यूआर कोड लगे हुए हैं। इस तरीके की कई जगह ये चीज, छोटे छोटे बदलाव हैं, ये उसी वजह से दिख रहे हैं। तो ये RPWD एक्ट के संदर्भ में या उसके संगत ही यहाँ पर वो चीजें अपनाई गई हैं। इसके साथ जो है फाउंडेशनल लिटरेसी या न्यूमरेसी, यानी कि जो बुनियादी साक्षरता है या गणितीय योग्यता है और एक्सेस है, उसको बढ़ाने पर उन्होंने फोकस करने की बात की है। और इसीलिए आप देखेंगे एक बहुत बड़ा चेंज ये आया है, जो फाउंडेशनल लर्निंग है ना, जो पहले से हमारे यहाँ प्री स्कूल लर्निंग का कॉन्सेप्ट पुरानी पॉलिसी में नहीं था, लेकिन वो अब इस पॉलिसी के साथ इम्प्लीमेंट हो गया। बाल वाटिका है, आंगनवाड़ी के थ्रू, ऐसे अलग अलग प्रदेश में अलग अलग तरह के से नाम है जहाँ पर प्री स्कूल एजुकेशन दी जाती है। तो ये भी एक डेवलपमेंट है, ये एक चेंज है। वहां पर ऐसे बच्चे जो होंगे उनको शामिल करेंगे और शामिल करके उनके जो चैलेंजेस होंगे, लर्निंग चैलेंजेस होंगे या कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो वहां पर आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। वहां पर जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी विजिट करते रह सकते हैं। घरों में क्या होता है, बच्चे अगर घरों में रहते तो बहुत बार क्या होता है, लोग ओवरलुक करे, उसको ध्यान नहीं देते हैं कि अरे नहीं, बच्चे में ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, ये बिहेवियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा, तो किसी और कारण से होगा। इस वजह से कई बार क्या है, लेट आइडेंटिफिकेशन होता है, तो लेट इंटरवेंशन और डेवलपमेंटल डिले भी। तो ऐसे मेन या फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में वो आएंगे तो वहां पर प्रोफेशनल्स होंगे, तो आइडेंटिफिकेशन मुझे लगता है आसानी से, अर्ली इंटरवेंशन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो ये एक इससे फायदा होगा, ये बेनिफिट होगा। इसके बाद एक बात कही है, फ्री बोर्डिंग फैसिलिटीज डेवलप करेंगे लोकल कम्युनिटी में, आसपास के समूह में, जहां तक जो उनकी पहुंच में हो। जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय है, वो डिस्ट्रिक्ट में एक होता है जनरली, और अभी शायद सारे डिस्ट्रिक्ट में है भी नहीं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में अभी बन रहे हैं हमारे देश में। तो उस स्तर की, उस लेवल की सुविधाएं, शिक्षा और आवास की सुविधाएं या रह छात्रावास की सुविधाएं जो है डेवलप करने की बात कही है, या ये अनुशंसा करती है सरकार की, ऐसी कोशिश हम करेंगे। अब इसको इम्प्लीमेंट करने में समय लगेगा, धीरे धीरे डेवलप होंगी। कुछ क्षेत्रों में ये काम शुरू हो गया है। कस्तूरबा गांधी जो बालिका इंटर कॉलेज है, बालिका विद्यालय हैं, उनको और जो है अपग्रेड करने की बात हुई, उनकी फैसिलिटी बढ़ाने की बात हुई है। सरकारी विश्वविद्यालय उनमें भी ऑर्डर आया होता है, उनमें भी स्कूल्स में भी ये बोला गया था कि वो जो फैसिलिटीज प्रोवाइड वो प्रोवाइड करें। तो ये इस तरीके के चेंजेस हैं, इस तरीके के प्रोविजन है वहां पर दिखते हैं। एक बहुत बड़ा प्रोविजन है ISL को कंसीडर करने का, इंडियन साइन लैंग्वेज को कंसीडर करने का, इसका विस्तार करने का, इसका प्रसार करने का, और ये इस पर फोकस इस तरीके से दिया गया है कि इसको एज ए सब्जेक्ट जो है समझा जाए, पढ़ा जाए, लोगों को ट्रेंड किया जाए, लोग साइन लैंग्वेज को समझें, जाने और अचाई बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर सकें। इस तरीके से जो अक्षमताग्रस्त बच्चे हैं उनके लिए जो विशिष्ट चीजें हैं या उपकरण या विधियां हैं कम्युनिकेट करने की, उनको दूसरे लोग या दूसरे बच्चे भी समझें, ताकि वो उनके साथ आसानी से कम्युनिकेट कर पाए। तो ब्रेल को भी ऐसे ही सिखाया जा सकता है दूसरे बच्चों के लिए। आजकल हमने देखा इससे कम्युनिकेशन बढ़ेगा, चीजें उनकी समझ में आएंगी, तो इस पर फोकस है। इसी के तहत हमने देखा कई जो डाइट होती है, डिस्ट्रिक्ट की जो डाइट होती है, उसमें भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, वर्कशॉप चल रही है, उसमें ब्रेल की ट्रेनिंग दी जा रही है। बिल्कुल, जो CBSE के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी अपना एक इस तरीके का ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया हुआ है, इंक्लूसिव एजुकेशन को लेके कैसे टीचर्स को ट्रेन करें। तो ये धीरे धीरे हमारे एजुकेशन सिस्टम में दिखने का, रिफ्लेक्ट होने लगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करके और बहुत बड़े लेवल पे आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। उसी का लगता है इफेक्ट है कि जो CBSE स्कूल हो चाहे फिर केंद्रीय विद्यालय हो, इसमें जो स्पेशल एजुकेटर नियुक्त करा जा रहा है, वो भी एक ये जो है फोकस ऐसा किया गया है कि गवर्नमेंट की तरफ से कि हर एक स्कूल को, जो CBSE ने भी फोकस किया है कि हर एक स्कूल में एक कम से कम स्पेशल एजुकेटर हो। वो भी हो सकता है कि वो इंक्लूसिव सेटअप का ही एक वो उसी की वजह से, ताकि अगर वहाँ बच्चे आ रहे हैं ऐसे डिसेबिलिटी वाले, तो वो कम से कम फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग उस टीचर के पास, स्पेशल एजुकेटर के पास
पास होगी तो उनके पेरेंट्स को, उस बच्चे को या उसके जो टीचर है, जनरल टीचर हैं, उनको वो जो है मदद कर पाएंगे, उनको सपोर्ट, रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड कर सकेंगे, काउंसलिंग हो जाए, काउंसलिंग कर सकेंगे, एनवायरमेंट कैसा रखना है इसमें मदद कर सकेंगे, अवेयरनेस डेवलप कर सकेंगे। तो इसलिए अब ये कोशिश शुरू भी होगी, पेरेंट्स को भी समझ में आएगा कि किस प्रकार से उनको बच्चों को हैंडल करना है। जी जी बिल्कुल, तो इस पे भी फोकस हुआ, ये उसका रिफ्लेक्शन हो सकता है। ISL की हम बात कर ही चुके हैं। इसके बाद जो है इक्वल पार्टिसिपेशन पे बहुत फोकस है कि हर हाल में, हर तरीके से हमें जो पर्सन्स, डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम में पार्टिसिपेशन बढ़ाना, बराबरी की भागीदारी हमें लानी है। अन्य विद्यार्थियों की तरह वो भी बराबर तरीके से सब गतिविधियों में भागीदारी करें, चाहे वो सीखने की बात हो। कि अगर प्रकृति है तो सूरज जो है वो हर किसी को धूप देने का काम दे रहा है, वो तो विभाजन नहीं करता, वो भेदभाव नहीं करता। स्कूल भी इस तरीके से जो है वो हर एक बच्चे को पूरी नॉलेज देने की कोशिश करे, वो विभाजित ना करे किसी भी आधार, भेदभाव ना करे। हमें ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा, ऐसे सिस्टम बनाने पड़ेंगे ताकि वो बच्चे किसी तरीके से आइसोलेट ना हो। चाहे वो खेल संबंधी गतिविधियां हो रही हैं तो भी ऐसे जो है ट्रेनर्स या एक्सपर्ट्स रखने पड़ेंगे, स्पेशल एजुकेटर रख के उनको हम ट्रेन कर सकते हैं, ऐसे इक्विपमेंट्स रख सकते हैं ताकि वो भी खेल संबंधी गतिविधियों में भागीदारी करें। नहीं, जनरली क्या होता है स्कूल्स में देखने को आता है कि नहीं, ये बच्चे जो है चल नहीं पाएंगे, इनको व्हील चेयर बाउंड है तो इनके लिए मुश्किल होगी। तो वो हमें ऐसे आइसोलेट नहीं करना है। ये स्कूलों को, सिस्टम्स को, पेरेंट्स को, सभी लोगों को, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको समझना पड़ेगा और उस तरीके का एनवायरनमेंट या प्रैक्टिसेस अपनानी पड़ेंगी ताकि वो धीरे धीरे चीजें उनके अनुकूल डेवलप हों और उनका पार्टिसिपेशन का लेवल बढ़े। इससे वो इंक्लूडेड फील करेंगे। तो ये एक बेहतर सजेशन है, रिकमेंडेशन है। ये भी RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग ही ये जो है रिकमेंडेशन है। स्मृति, ये आप बोल रहे थे। कहीं ना कहीं अगर नई शिक्षा नीति आती है, जिस प्रकार से जो है सरकार इस पे बहुत चर्चा कर रही है कि जो आपके आने वाले साल हैं उस पर अगर कहीं ना कहीं नई शिक्षा नीति आती है तो देखा जाए तो जो समावेशी शिक्षा है उस पर एक आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक नया जो है आयाम देखने को मिलेगा, नया फोकस बढ़ रहा है, थोड़ा जोर उस पर ज्यादा दिया जा रहा है। सुविधाएं बढ़ाने की बात हो रही है। रिक्रूटमेंट टीचर के, स्पेशल एजुकेटर्स का कुछ स्टेट्स ने बढ़ाया है। उत्तराखंड में ये भी जल्दी शुरू हुआ है। ऐसे कुछ और स्टेट्स में भी शुरू होने की संभावना है। इनमें तो पहले से भी चला, मध्य प्रदेश में भी संभावना जताई जा रही कि जल्दी ही रिक्रूटमेंट ऐसा कुछ होगा। आसपास के हरियाणा और दूसरे ऐसे स्टेट हैं, इनमें भी धीरे धीरे रिक्रूटमेंट, लेकिन इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है ताकि इंक्लूसिव जो सेटअप है या सेटिंग है उसमें हम बच्चों के लिए बेहतर तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो ये बुनियादी एक चीज थी। फुल पार्टिसिपेशन की हमने बात कर ली कि रेगुलर स्कूल हैं उनमें ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैरियर्स को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें जो है टीचिंग लर्निंग जो एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड जो चीजें हैं ऐसे डेवलप करनी पड़ेंगी। चाहे खेल कूद संबंधी गतिविधियां हो, उनको ऐसा करना पड़ेगा ताकि एक्सेसिबिलिटी बढ़े। स्कूल क्लस्टर या स्कूल कॉम्प्लेक्सेस डेवलप करने की बात हुई है, जिसमें डिसेबल्ड बच्चों के लिए ऐसा सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी जिससे वो उनकी आवश्यकताएं जो है वो सारी वहीं पूरी हो सके, उनको बहुत दूर भागना ना पड़े, दूर जाना ना पड़े। ये एक सजेशन है इसकी तरफ से। एक और है, जेंडर और डिसेबिलिटी को लेकर के बहुत इशू रहते हैं, तो जो है उसमें एक जेंडर इंक्लूजन फंड भी बनाया गया कि जेंडर के आधार पर लोगों का समावेशन करने के लिए इस समूह में ट्रांसजेंडर ग्रुप भी शामिल है। तो उस जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में या जेंडर्स के कॉन्टेक्स्ट में जो समावेशन के लिए सुविधाएं, सेवाएं, सर्विसेज जरूरी होंगी, उनके लिए फंडिंग करने का या सपोर्ट करने का काम ये फंड करेगा। ये उस पे खत्म होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जो हमारे लड़कियां हैं, गर्ल्स जो होती हैं, अगर वो डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं, उनके बहुत डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं या उनको अलग तरीके से देखा जाता है हमारे समाज में है लड़कों के मुकाबले। तो उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, या ट्रांसजेंडर ग्रुप है उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। अब इंक्लूजन का जो दायरा है या इंक्लूसिव एजुकेशन का दायरा है, वो सिर्फ डिसेबिलिटी वाले बच्चों को अन्य बच्चों के साथ पढ़ाने तक सीमित नहीं रहा। इसमें एक अम्ब्रेला टर्म हो गया। इसमें विभिन्न
परिप्रेक्ष्य में जो पिछड़े हुए लोग हैं, पीछे रह गए हैं, वंचित बालक वंचित बच्चे हैं, वो किसी भी वजह से, चाहे वो माइनॉरिटी ग्रुप्स आते हों, चाहे वो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हों, चाहे डिसेबिलिटी की वजह से, चाहे जो डेलिकेसी वाले जो तो बच्चे वो हैं, उन सबको मेन स्ट्रीम में शामिल करना है। तो उस परिप्रेक्ष्य में इसको दूसरे समूहों तक भी इसको बढ़ा दिया या प्रसार किया गया है, तो समावेशन का, तो वहां तक भी जाता है ये। इसके बाद अगर हम बात करें, शुरू में बात की कि RPWD एक्ट में जो सजेशन है इन बच्चों की शिक्षा को लेकर के, इन लोगों की सुविधाओं या भागीदारी को लेकर, अधिकारों के लेकर के, उन्हीं सभी बातों को या प्रोविजंस को NEP भी समर्थन करती है या एडवोकेट करती है या रिकमेंड करती है कि ऐसा परिवर्तन या ऐसा चेंज हम करेंगे। एक्सेसिबिलिटी की बात हमने की तो UDL पे फोकस आ गया कि हमें अपनी जो सर्विसेज हैं, एनवायरनमेंट है, प्रोडक्ट हैं, वो ऐसे यूनिवर्सल डिजाइन उनका बनाना पड़ेगा जिसको सब अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज कर सके। ये वन साइज फिट टू ऑल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हमें सबकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वो सेवाएं, वो सर्विसेज, वो प्रोडक्ट, वो हमें रिस्पेक्ट भी करना है। हाँ, और ताकि उन बच्चों को समावेशित होने में कोई कठिनाई ना हो या वो सभी सुविधाओं, सेवाओं या अवसरों का जो है लाभ ले सके या उन तक उनकी पहुंच हो सके। तो ये मेजर प्रोविजन इस तरीके से आते हैं और इसको अभी थोड़ा अचीव करने में समय जरूर लगेगा। तो ये कुछ प्रावधान है जनरल जिन पे हमने बात की। ठीक है तरुण जी। स्मृति जी, आप जैसे हमने देखा कि इंक्लूसिव एजुकेशन में तो आपने पहले बता ही दिया, एक टर्म होता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, ये आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि इन पे क्या डिफरेंस है? इंटीग्रेटेड एजुकेशन हम तब कहते हैं जिसे आप हिंदी में एकीकृत शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। इंटीग्रेटेड एजुकेशन इस तरीके की व्यवस्था है जहाँ पर जो एक स्पेशल नीड वाला बच्चा होता है उसको एक नॉर्मल जो क्लासरूम है उसमें उसको एडमिशन दिलाया जाता है। वो एक जनरल क्लासरूम में बैठता तो है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि इंक्लूजन जो है, जो समावेशी शिक्षा है, वहां पर नीड्स पर ध्यान दिया जाता है, बच्चे की विभिन्न आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन यहाँ एकीकृत शिक्षा में जो है विभिन्न आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता बच्चे की, उसका सिर्फ एडमिशन होता है, उसको सिर्फ वहाँ एनरोल किया जाता है, लेकिन उसकी फैसिलिटीज पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उसमें एक चीज ऐसे भी होती है जैसे वो रिसोर्स रूम जैसे डेवलप किया है, तो उस तरीके से क्या होता है वो बच्चा पूरे टाइम रेगुलर क्लास में नहीं रहता है, कुछ समय कुछ दिन रहता है, बाकी टाइम वो रिसोर्स रूम में अपना जो इटिनरेंट टीचर है उसके साथ वो अपना काम करता है। जो टीचर होता है वो भी वहाँ पर कोई स्पेशल एजुकेटर नहीं होता है, वो सिर्फ एक जनरल टीचर होगा एकीकृत शिक्षा में, जो मतलब वो ज्यादा ध्यान नहीं देगा। अगर वो सब बच्चों को ABCD पढ़ा रहा है, सेंटेंसेस पढ़ा रहा है, तो वो उसको वैसे ही ट्रीट करेगा, वैसे ही पढ़ाएगा। लेकिन एकीकृत पे यह है कि फिर बच्चा जो है सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है, मतलब वो कुछ भी, मतलब बच्चा खुद से अगर कर रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहा है तो भी उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उसकी फिलॉसफी को अगर हम कहें, जो स्मृति जी का लास्ट वाला सेंटेंस है, बात है कि बच्चे को उस सिस्टम में खुद को एडजस्ट करना, मतलब बहुत कोई मैकेनिज्म या प्रोसेस में सिस्टम बदलाव नहीं करना है। और तब की इंक्लूजन में तो सिस्टम बनाना है। और इंक्लूजन में मतलब उसमें ये मानते थे कि चाइल्ड इज द प्रॉब्लम, अच्छा, सिस्टम इज नॉट प्रॉब्लम। इस तरीके से हमने कहीं जगह समझा देखा। कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि अगर हम एकीकृत शिक्षा की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा भेदभाव भी आपको देखने को मिलता है, और आप किसी भी किस्म में, चाहे नाचना है, गाना है, या किसी भी किस्म का पार्टिसिपेशन में आप उनको एनरोलमेंट नहीं देखेंगे, चाहे एज अ चैलेंजिंग चाइल्ड भी है। लेकिन आप इंक्लूजन में देखेंगे कि सिस्टम उनके पास खुद आ रहा है और वहाँ पर वो चेंज कर रहा है, सिस्टम बदल रहा है बच्चे की नीड के हिसाब। मतलब ऐसा कर सकते हैं कि इंटीग्रेटेड में बच्चे ने सिस्टम के पास जाना और इसमें सिस्टम बच्चे के पास आ रहा है। ये कह सकते हैं, ये फिलॉसफिकल चेंज है, ये दृष्टिकोण या फिलॉसफी में दर्शन में बहुत बड़ा चेंज आया है कि हमें बच्चे की आवश्यकता के अनुसार सिस्टम बदलना, हम लोगों को बदलना है, अपनी प्रक्रियाएं बदलनी है। उसमें ये छोड़ देते थे, स्मृति जी वाली जो लास्ट वाली बात थोड़ी देर पहले कही थी कि बच्चे को अपने आप को अडॉप्ट करना, अपने आप को एडजस्ट करना, उस सिस्टम को है, सिस्टम ज्यादा, तो ये बहुत बड़ा चेंज था। लेकिन इंक्लूजन ये बहुत अच्छा आपने वो बताया, इसमें डिफरेंस बताया, अलग अलग तरीके से बताया आप लोगों ने। तो ये हमारे लिसनर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब इसमें जो हमने चेंजेस बताए, ये बुनियादी डिफरेंस है और बड़ा समझना जरूरी है। टू द पॉइंट आप लोगों ने बिल्कुल तरीके से समझा दिया, तो ये बहुत अच्छा रहा। सतीश जी, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जो स्पेशल स्कूल और इंक्लूसिव एजुकेशन है, उनमें से जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हो, कैसे उसमें वो करे कि हमें किस में जाना है, वो कैसे उसमें डिफरेंशिएट करे?
देखिए, इसकी अगर हम प्रक्रिया पूरी देखें तो बहुत लंबी प्रक्रिया है। मान लीजिए शुरुआत में क्या होता है, स्पेशल चाइल्ड या डिसेबिलिटी वाले चाइल्ड हैं, जनरली क्या करते हैं, जब पेरेंट्स को पता चलता है, पहली बात कई बार देर होती है, देर हो जाती है, कई बार अर्ली आइडेंटिफाई नहीं होता, तो अर्ली इंटरवेंशन नहीं होता है, डेवलपमेंटल डिले होता है, बहुत सारे चैलेंजेस। कई बार बच्चा 10-11-12 साल का हो जाता है, तब माँ बाप को पता चलता है, तो समझ नहीं पाते क्या करें, सही काउंसलिंग नहीं मिल पाता है, पेरेंट्स हाइड कर देते हैं, नहीं इसका कुछ नहीं हो पाएगा, हमारा रेपुटेशन, हाँ ये स्टिग्मा है, लोग क्या कहेंगे, हमारी बेइज्जती बदनामी है, पता नहीं क्या सोचेंगे, इन वजह से बड़ी समस्याएं होती हैं। तो इनके चलते खैर अगर बच्चा वो आइडेंटिफाई हो भी जाता है, उसको अर्ली इंटरवेंशन मिल भी जाता है, तब भी क्या होता है, शुरुआत में उसकी जो नीड होती है वो हमारे जनरल या रेगुलर स्कूल्स में फुलफिल नहीं हो सकती। तो वो सबसे पहले तो स्पेशल स्कूल में ही, जहाँ पर स्पेशल इंस्ट्रक्शन उनके लिए डिजाइन होता है, स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं उस डिसेबिलिटी में ट्रेंड, वहां पर भेजना ज्यादा उपयुक्त रहता है। स्मृति जी भी इससे सहमत होंगी, ताकि उन बच्चों को, क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जो विशेष शिक्षक हैं वो जो स्पेशल स्कूल है वहाँ पर वो बेटर जो है वो एक तो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं, एक पर्टिकुलर बच्चे पर वो बिल्कुल फोकस कर सकते हैं, मतलब वो उसी के साथ व्यक्तिगत ध्यान ज्यादा दे सकते हैं, पर्सनल अटेंशन उसको दे सकते हैं, 1-to-1 टीचिंग जो होती है, 1-to-1 टीचिंग, स्पेशल पर्सनलाइज्ड लर्निंग की बात हम करते हैं, वो उस पे ज्यादा फोकस होता है। जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों, तो उस पर भी काम हो सकता है स्पेशल स्कूल में। और सबसे बड़ी चीज है कि हम कह सकते हैं, जैसे सतीश जी ने कहा कि हम कहीं ना कहीं उन्हें कैटेगरी में भी डिवाइड करते हैं जी। और फिर दूसरा फेज ये आता है, अगर हम उस बच्चे को इस स्तर में पाते हैं या इस लेवल पे पाते हैं कि वो तैयार है, उसका डिसेबिलिटी का गंभीरता का स्तर क्या है, एक बात ये बड़ी ध्यान रखनी। दूसरा, वो बच्चा जो है इंक्लूसिव सेटअप में जाने के लिए कितना तैयार है, उसका भी एक अलग स्टेप चरण है कि स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम होता है, वो अलग डिजाइन होता है कि इस बच्चे को ये डिसेबिलिटी का लेवल ये है। जनरली क्या होता है, हम जितनी भी डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उसमें माइल्ड लेवल का अगर अक्षमता का स्तर है तो उस बच्चे को तो हम आसानी से रेगुलर स्कूल में समावेशित कर पाते हैं। मॉडरेट लेवल या उससे और अधिक गंभीरता वाले जो बच्चे होते हैं उनको हम स्पेशल स्कूल में ही अगर रखें तो ज्यादा जरूरी, क्योंकि उनके लिए बहुत ही फोकस्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन या सर्विसेज या सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है, वो रेगुलर स्कूल में नहीं मिल पाएगा। जैसे स्मृति जी बताएंगी, आईडी वाले बच्चे हैं या दूसरे और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए वहाँ पर सुविधाएं 70 का अगर IQ लेवल है, अगर उनका अगर बुद्धि लब्धि उनकी जो है 70 से कम है, तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति जो है सीवियर में होता है बहुत ज्यादा, और वो बॉर्डर लाइन पे भी पहुंचते हैं, तो वो बच्चे जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से भी संबंधित है, वो कहीं ना कहीं क्लासरूम की सेटिंग में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इनको इंक्लूजन से आप नहीं सिखा सकते हैं, फिर आपको जो है स्पेशल स्कूल की सेटिंग में, क्योंकि अगर देखिए कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि जैसे कोई बच्चा डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा है, लेकिन उसका जो मानसिक बौद्धिक स्तर है वो अगर माइल्ड है, तो कहीं ना कहीं वो जो है उसको एक स्कूल में लेके जाते हैं, इंक्लूजन की सेटिंग में उसको पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर वही डाउन सिंड्रोम में अगर मल्टीपल अदर डिसेबिलिटीज है और स्पेशली न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी है, तो कहीं ना कहीं फिर वो बच्चा जो है वो नहीं पढ़ सकता, वहाँ मुश्किल होगी, बड़े चैलेंज है, बहुत चैलेंज होगा। इसलिए जो है हम पहले डिसेबिलिटी का जो गंभीरता का स्तर है उसको हम पहचाने, या जो लोग उस फील्ड में काम कर रहे हैं वहां पर एसोसिएटेड होते हैं, पेरेंट्स है, उनका पूरा टीम होती है, प्रोफेशनल्स का, वो पूरा मिल करके डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को, कह सकते हैं कि चारों की बहुत जरूरी बड़ी भूमिका है। सबसे पहले माता पिता की, पेरेंट्स की, दूसरा जिस स्कूल में उस बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं वहां पर की प्रिंसिपल मैनेजमेंट की, और तीसरा अगर उसका जो साइकोलॉजिकल जो भी उसके टेस्टिस वगैरह हुए हैं, जो मेडिकल उसकी रिपोर्ट्स हैं कहीं ना कहीं उसकी, और जो लास्ट जो स्पेशल एजुकेटर है उसकी गाइडेंस के बगैर, विशेष शिक्षक अगर कोई गाइडेंस दे रहा है, अगर कोई सलाह दे रहा है, कोई निर्देशन दे रहा है, तो कहीं ना कहीं माता पिता को वो माननी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने अनुभवों के अनुसार जो है उनको सही जो है राय देने की कोशिश करेगा। क्योंकि पूरा एक प्रोफेशनल कोई डिसाइड नहीं कर सकता, पूरे प्रोफेशनल, कई प्रोफेशनल्स की टीम है, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है, बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं कई बार, तो वो सबका एक ऑब्जर्वेशन होता है, एक परफॉर्मेंस प्रोग्रेस रिपोर्ट डेवलप होती है, उसके हिसाब से देखते हैं, सब असेसमेंट होता है कि हाँ ये बच्चे के लिए हम इसको रेगुलर स्कूल में शिफ्ट कर सकते हैं या इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर ऐसा जब डिसीजन हो जाता है तब आप उसके लिए स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम डेवलप करते हैं
कि उस स्कूल में एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम क्या आएंगे, उनको कैसे हैंडल करना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, लैंग्वेज का लेवल कितना है और इसको डेवलप कैसे करना है, ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें उसमें हम जो है ट्रेन करते हैं, तब जाकर के हम शिफ्ट करते हैं। सेटिंग में भी हालांकि बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे अगर स्कूल मैनेजमेंट चाहे तो वो बच्चों को प्ले वे मेथड के थ्रू, एक्टिविटीज के थ्रू, अगर रिसोर्स रूम्स हैं तो कहीं ना कहीं वो बच्चों को उस तरीके से जो है इन्वॉल्व कर सकता है, अगर स्पेशल नीड स्टूडेंट्स वहां पर हैं। अगर बट प्रॉब्लम आएगी जब बच्चा क्लास 10th में पहुंच गया है, अगर वो है जैसे कि सर ने बोला कि अगर माइल्ड है तो ऑब्वियस है कि वो कुछ ना कुछ ग्रैब कर पाएगा, स्क्राइबर प्रोवाइड हो जाएगा उसको, कंप्यूटर असिस्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड हो जाएंगी, जो भी फैसिलिटीज मिलती हैं एजुकेशन सिस्टम से वो फैसिलिटीज उसको मिलेंगी और वो अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह लगाएगा डिसेबिलिटी की, तो वो पास आउट हो सकता है। बट वही है कि पहले देखना जरूरी है कि उसमें योग्यता कितनी है, क्षमता कितनी है, या फिर वो कितनी चैलेंजेस को कवर अप कर सकता है। हर डिसेबिलिटी वाले बच्चों को हम वहां नहीं रख सकते हैं, और रखने से पहले उसका अक्षमता का स्तर, गंभीरता का स्तर उसे देखना पड़ेगा और स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम डेवलप करना, असेसमेंट कर लेंगे। बिल्कुल, ये पूरा प्रोफेशनल्स की टीम होकर डिसाइड करेगी। फिर उसको भेजने से पहले स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम हम जरूर करें, उस प्रोसेस से गुजारें, वहां पर जो चैलेंज होंगे उनसे लड़ने के लिए, उसको फेस करने के लिए हम उसे तैयार करते हैं, तब जाकर के हम शिफ्ट करते हैं और अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। और दूसरा जो है जरूरी सर्विसेज जो है हम उसको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते थे, ताकि उसको कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं तो उनके लिए वहां पर वो स्पेशल स्कूल के जो प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशल एजुकेटर अगर उसकी स्कूल में है वहां, नहीं तो किसी स्पेशल स्कूल में, वहां से वो मदद ले सकें या काउंसलिंग अपना जो है मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। आपने एक टर्म यूज करा था यहाँ पे यूडीएल, अभी थोड़ा सा ऊपर आपने कुछ आप बता रहे थे किसी चीज के बारे में, तो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, ये क्या टर्म है सर? अब हमारे लिसनर्स को थोड़ा बताएंगे आप? जरूर जरूर। हाँ। ये बेसिकली जो यूनिवर्सल डिजाइन का एक कॉन्सेप्ट है, वहां से फिर लर्निंग के फील्ड में ये आया। यूनिवर्सल डिजाइन का मतलब ये है कि हमारी जो संरचनाएं हैं, हमारे जो स्ट्रक्चर्स, हमारे जो डिजाइन्स हैं, चाहे वो लर्निंग डिजाइन्स हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स का डिजाइन्स हो, चाहे प्रोडक्ट्स का डिजाइन हो, सब डिजाइन्स की वो बात करते हैं। वो डिजाइन्स ऐसे हों जो यूनिवर्सल हो, जिनको दूसरे लोग भी, जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, लोग हैं, उनको वो बिना किसी ज्यादा स्पेसिफिक एफर्ट के, बिना किसी थकान के आसानी से वो उसे यूज कर सकें। जैसे हमने उदाहरण उस समय दिया था, जैसे लिफ्ट है, तो लिफ्ट तो सभी के लिए बनी है, उसमें विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन भी जा सकता है। अब वो अगर उसके लिए जो कौन से फ्लोर पे जाना है, कौन सा बटन उसे दबाना है, तो वो उस बटन पे ब्रेल में नहीं लिखा होगा तो उसके लिए मुश्किल होगा, है ना। वो टच करके थोड़ा बहुत पहचान तो सकता है अगर उसको नंबर्स आए हुए, लेकिन मुश्किल होगा। ठीक है, तो अगर ब्रेल में हम लिख देंगे तो उसको दोनों विदाउट डिसेबिलिटी वाले लोग और डिसेबिलिटी वाले लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ये हो रहा था, ये मतलब एक उदाहरण है उसका, कि ऐसे हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स या सर्विसेज या जो क्षेत्र हैं उनमें ऐसी संरचनाएं बने जो हैं यूनिवर्सल हो, जो थोड़ा सार्वभौमिक रूप रखती हो या सबके उपयोग की हो। उन्हीं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जैसे जो सूरज होता है वो सभी को एक समान जो है रोशनी प्रदान करता है। कहीं ना कहीं आप इस बात से भी उदाहरण ले सकते हैं कि यूनिवर्स का मतलब ये है कि एक कंप्लीट वर्ल्ड की जैसे हम बात कर रहे हैं, है ना, हम कुछ ना कुछ बैलेंस डिजाइनिंग सभी के लिए एक समान, मतलब सभी के लिए हो, मतलब जो भी हम आवश्यकताएं एज अ नॉर्मल पर्सन, जो हम आवश्यकताएं जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी को हमने कुछ ना कुछ मॉडिफाई करना है, उसी में कुछ परिवर्तन करने हैं। कोई टेक्नोलॉजी की हमने हेल्प लेनी है, कोई भी असिस्टिव डिवाइस जो हमें लगता है कि उस विशिष्ट बालक को जो हेल्प पहुंचा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे वो नॉर्मल स्टूडेंट यूज नहीं कर सकते, तो वो भी उसी जगह पर जाएगा। अगर जैसे उसे एक पिक्चर हॉल पे 5th फ्लोर पे पहुंचना है, जैसे सर ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, तो वो कहीं ना कहीं उस लिफ्ट को यूज करेगा, है ना। अगर कहीं पे उसे कोई लेक्चर सुनना है, अगर कोई हियरिंग वाला बच्चा है, अगर बहुत ज्यादा उसे प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं या तो वो कोई ना कोई असिस्टिव डिवाइसेस जो है यूज करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने उसे क्लासरूम से ही बाहर निकाल दिया। तो कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग है वो अटेंशन की बात भी करती है, एक्सप्रेशंस की बात भी करती है, वो कहीं ना कहीं पूरे रिफॉर्मेशन की भी बात करती है। बिल्कुल। वो चेंजेस की को भी एक्सेप्ट करने की बात करती है कि आप जो है नई नई टेक्निक, टेक्नोलॉजी या असिस्टिव डिवाइसेस के माध्यम से कहीं ना कहीं जो बच्चा है वो अपने चैलेंजेस को ओवरकम करे, और वो मतलब उसको एक बैरियर, रुकावट की तरह ना ले, तबकि वो जो कहीं ना कहीं जो है उसको एक अपनी ताकत की तरह भी इस्तेमाल कर सकता है।
तो यूडीएल में जो 3 प्रिंसिपल हैं वो भी यूनिवर्सल डिजाइन के 7 प्रिंसिपल्स हैं, उनको स्टडी करके और ब्रेन्स के जो नेटवर्क हैं, लर्निंग नेटवर्क्स हैं, उनको समझ करके या उनका अध्ययन करके, रिसर्च करके 3 प्रिंसिपल डेवलप किए गए, जो मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात करता है पहला पे, दूसरा है एक्शन एंड एक्सप्रेशन, मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशन, और तीसरा एक है मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट। ये 3 प्रिंसिपल यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग के। और यूडीएल एक ऐसा अप्रोच है जो इंक्लूसिव प्लानिंग या इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने में मदद करती है टीचर्स के लिए। तो टीचर्स जब भी कंटेंट को प्रेजेंट करें तो एक ही ऑप्शन, एक ही विकल्प ना रखें, मल्टीपल मीन्स रखें। आप विजुअल, ऑडियो, है ना, दूसरे और भी ऑप्शन हैं उनको यूज करें। एक्सप्रेस करने का अगर अब अवसर दे रहे हैं बच्चे को तो सिर्फ राइटिंग फॉर्म में ही ना दें, बोलने का अवसर दें, ड्रॉ करने का अवसर दें, कुछ वीडियो बनाने, ऑडियो रिकॉर्ड करने का अवसर भी दे सकते हैं। ऐसे ही असेसमेंट में, ऐसे ही एंगेजमेंट में। तो ये डिटेल्ड है काफी इसमें। और अगर जो हमारे प्रोफेशनल्स या जो टीचर्स है, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, वो अगर इसको पढ़ेंगे तो गूगल पर भी इसका काफी ऑथेंटिक लिटरेचर है। और एक मेरी किताब भी है, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, एड्रेसिंग बैरियर्स। ये एडिटेड बुक है, तो उसको भी अमेजन या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। उसमें एक चैप्टर में डॉक्टर विजेता ने लेसन प्लानिंग में हम यूडीएल के जो प्रिंसिपल हैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट करें, उस पे एक चैप्टर है, उसको पढ़ सकते हैं। और दूसरे कई एस्पेक्ट पे भी इसमें चैप्टर है, तो बड़ा यूजफुल होगा। यूडीएल को इम्प्लीमेंट कैसे करना, यूडीएल है क्या, ये जो है सर से वो बुक ली थी। सर आप अपने हमारे लिसनर्स को बता देंगे एक बार फिर से नाम उस बुक का? ये बुक का नाम है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, एड्रेसिंग बैरियर्स। ये बुक आपको अमेजन पे मिल जाएगी, मेरे नाम से आप सर्च करेंगे या बुक के नाम से सर्च करेंगे, हाँ, तो उससे मिल जाएगी, उसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक, अच्छी बुक है, उसे पढ़ेंगे तो काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कई एक्सपर्ट्स ने बढ़िया चैप्टर्स लिखे अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे, तो आपको एक मार्गदर्शन मिलेगा कि यूडीएल को हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, उनके बेस पे अपना जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इंक्लूसिव कैसे बनाएं। सर कुल मिला के जो इंक्लूसिव सेटअप है वो हमारे चिल्ड्रन डे स्पेशल नीड के लिए बहुत बेनिफिट है। जो हमारा जो चर्चा रही उसमें सब यही निकला, जो कंक्लूजन बिल्कुल ये हर तरीके से बेनिफिट्स है। ये बच्चों के लिए बेनिफिट तो है ही, लेकिन हमारे समाज को समावेशी बनाने के लिए भी यूजफुल है, क्योंकि समाज में जितना वर्ग विभाजन होगा उतना ही संघर्ष ज्यादा होगा। अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए हमें जो है सब बच्चों को जितना एक साथ पढ़ेंगे तो एक साथ वो समझेंगे, एक दूसरे की आवश्यकता को समझेंगे, एक दूसरे को भावात्मक रूप से जुड़ेंगे, एक दूसरे से, एक दूसरे को भावात्मक रूप से समझेंगे, आवश्यकताएं समझेंगे, मुसीबतें समझेंगे, तो एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और समाज जो है वो सहयोगात्मक रवैये से चलता है, आइसोलेटेड होकर के समाज कोई प्रगति नहीं कर सकता। तो उस दृष्टि से ही ये विचारधारा, ये विचार, ये दर्शन बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल, तो उसमें भी ये एक्सेप्टेंस और स्वीकृति की हम बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की हम बात करते हैं, परस्पर सहयोग की बात करते हैं। तो उपयोगी जो है अप्रोच है, उपागम है, और इसमें जो भी लोग जुड़े हैं उनको सकारात्मक सहयोग लगता है। हम सोच भविष्य में इसमें लगता है और ज्यादा भी काम होने की संभावना। बिल्कुल, अभी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो तकनीकी, इस एडवांस तकनीक का उपयोग भी विशिष्ट शिक्षा या समावेशी शिक्षा में जो बच्चों से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे हैं उसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग या पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने में इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। आइडेंटिफिकेशन में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। बच्चों के जो पोर्टफोलियो डेवलपमेंट है उसमें एआई की बहुत भूमिका हो सकती है, और स्पेशल एजुकेटर्स को इसमें बड़े मदद मिलेगी। तो ऐसे तकनीकी संबंधी जो विकास है वो भी इसमें लोगों को थोड़ा जानना, पढ़ना, सीखना चाहिए और उसके उपयोग सीखना चाहिए। ये उनको बहुत मदद करेंगे जो स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में या इंक्लूसिव एजुकेशन के फील्ड में या जनरल एजुकेशन के फील्ड में जो एजुकेटर्स काम कर रहे हैं। तो बड़ा उपयोगी। और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐसा स्पेशल एजुकेटर हम सीखें तो कहीं ना कहीं आधी समस्या तो हमारी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। हम बहुत ढेर सारी नई चीजें जो है बच्चों को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। हमें हमारा बर्डन कम होगा, हम प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। में भी बहुत इंटरेस्टेड होगा क्योंकि उसको लगेगा कि कुछ नया हो रहा हो, कुछ नए तरीके से हम उसको समझा पा रहे हैं, क्योंकि वो एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह नहीं है कि हमने उसे कॉपी पेन पेपर दे दिया और हमने उसको रटा दिया। तो हमें उसके साथ खेलना भी है, हंसना भी है, टेक्निक का यूज करना है, मेथड्स यूज करने हैं टीचिंग। जी बिल्कुल, उसको हर तरीके से हमने जो है प्रयास करने हैं
ताकि वो अपने जीवन में जो है इंक्लूजन, जहाँ से हमने शुरू किया था, जो समावेशी शिक्षा से शुरू किया था, वो समावेशन और उसको सीख पाए, बेहतर कर सके, वो अच्छा हो सके। बिल्कुल। धन्यवाद स्मृति जी, धन्यवाद सतीश चंद्र सर। थैंक आप सभी लिसनर्स का बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये टॉक अच्छा लगा होगा और आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट टाइम कोई अच्छे टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद आप सभी का।